हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डीजी सर में। तो दोस्तों, हम लोग जो है मोल अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने दहन के बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है। और इससे पहले हम लोग पीओएसी के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने पीओएसी और दहन को मर्ज करके भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। अब जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है वो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है RAM। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। क्या नाम है? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है इसका मतलब? ये होता है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास या सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। एक बार इसका अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो RAM बराबर क्या लिखेंगे? किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब सवाल है कि इसका क्या मतलब होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। सुनिए ध्यान से, हमने क्या लिखा कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान, वो क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और इसके बारे में हम लोग एक चर्चा भी कर रखे हैं, अगर आपको पता हो कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या के आगे यदि AMU इकाई लगा दी जाए तो वो बन जाता है परमाणु द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जो परमाणु द्रव्यमान निकल के आएगा, परमाणु द्रव्यमान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? तो द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं A से और यहां आ जाएगा AM, ठीक है। तो यहां से जो RAM आएगा, क्या आएगा? RAM आएगा किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, और किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और परमाणु द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? A × AMU से। तो ऊपर तो लिख देता हूं मैं A × AMU डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? 1/12 मल्टीप्लाई बाय कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। यहां पे कार्बन 12 का क्या मतलब है? एक्चुअली में 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। लेकिन हमने जो यहाँ पे यूज किया है वो कौन सा यूज किया है? कार्बन 12। अब कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान और किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और हमने पढ़ा रखा है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 12 AMU होगा। कितना होगा? 12 AMU होगा। 12 से 12 कैंसिल हो गया, AMU से AMU कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? A। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए क्या मतलब है कि किसी भी तत्व का जो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान होता है वो A के बराबर होता है। और A क्या था? A था द्रव्यमान संख्या। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि जैसे आपके पास में एक एग्जांपल लिखा हुआ है हीलियम 2He4। अब इसके बारे में जो अपन जान सकते हो सारी लिखनी चीजें। सबसे पहले इसकी द्रव्यमान संख्या, अगर मैं लिखूं इसकी द्रव्यमान संख्या, इसको दर्शाते अपन A से, तो द्रव्यमान संख्या तो होगी इसकी कितनी? 4। मैंने आपको बता रखा है कि द्रव्यमान संख्या की कोई भी इकाई नहीं होती। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 के आगे AMU इकाई लगा दी जाए तो वो परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। और अगर अपन लिख लें RAM ऑफ किसका? हीलियम का। RAM का मतलब क्या होता है? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4। तो हीलियम का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की कोई इकाई नहीं होती, यानी ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है।
सिंपल मतलब क्या है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो जो भी उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी वही सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल गणित है ये, ठीक है। चलिए इसी पे एक टॉपिक और है, अगले टॉपिक का जो नाम है इसके अंदर उसको बोलते हैं वाष्प घनत्व। क्या बोलते हैं इसको? वाष्प घनत्व। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, है ना। और शॉर्ट में मैं इसको लिख देता हूं वीडी। अब सवाल है कि वेपर डेंसिटी या वाष्प घनत्व क्या होता है। तो देखिए वाष्प घनत्व बराबर किसी भी गैस का घनत्व, गैस का घनत्व, है ना, कोई भी गैस है उसका खुद का घनत्व बटा हाइड्रोजन गैस का घनत्व, हाइड्रोजन गैस का घनत्व। इसका मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। यदि आप किसी भी गैस के घनत्व को हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष मापेंगे, हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष मापेंगे, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया डेंसिटी ऑफ गैस यानी गैस का घनत्व बटा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? किसी गैस का घनत्व बटा हाइड्रोजन का घनत्व का जो अनुपात है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वाष्प घनत्व बोल रहे हैं। अब आपको अगर पता हो तो हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, तो वेपर डेंसिटी या वाष्प घनत्व बराबर ऊपर क्या लिखा हुआ है, डी गैस। तो डी गैस को मैं क्या लिख सकता हूं, एम गैस अपॉन नीचे लिख देता हूं वी, फिर मल्टीप्लाई बाय, या लिखा हुआ डी एच टू, डी एच टू को मैं क्या लिख सकता हूं, एम एच टू मल्टीप्लाई बाय क्या लिख रहा हूं मैं, वी। अच्छा मैं यहाँ पर वी क्यों लिख रहा हूं, एक्चुअली में माना यह जाता है कि गैस का कोई आयतन नहीं होता, आयतन उस पात्र का होता है जिसमें गैस रखी हुई है। तो आयतन से आयतन जो है वो कैंसिल हो गया, तो वी डी बराबर जो हो गया वो कितना हो जाएगा, एम गैस बटा नीचे क्या आ जाएगा, एम एच टू। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहां से फॉर्मूला आ गया कि एम गैस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जिसको अपन बोलते हैं अणुभार बराबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो यदि आपको वाष्प घनत्व दे रखा है, क्या दे रखा है, वाष्प घनत्व दे रखा है, और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अणुभार निकल के आ जाएगा। अणुभार बराबर क्या होता है, 2 गुणा वाष्प घनत्व। बात में आ रही है? चलिए तो तीसरा जो टॉपिक है हमारा उसका नाम क्या है, तीसरे टॉपिक का नाम है विशिष्ट गुरुत्व। अब सवाल है कि विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। देखिए शॉर्ट में इसको लिख देते हैं एस जी, क्या लिख देते हैं इसको, एस जी। क्या होता है विशिष्ट गुरुत्व, देखिए एस जी बराबर, इसको बोलते हैं विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व बटा नीचे किसका घनत्व आएगा, जल का घनत्व, जल का घनत्व। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी विलयन के घनत्व को यदि आप जल के घनत्व के सापेक्ष मापेंगे तो उसको हम बोलते हैं एस जी, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एस जी बराबर, देखिए विलयन का घनत्व जो है उसको लिख देते हैं डी विलयन, यानी विलयन का घनत्व बटा नीचे लिखा हुआ जल का घनत्व, जल के घनत्व को लिख देते हैं DH2O। सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम प्रति क्या होता है, ml होता है। बात समझ में आ रही है? जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। तो Sg बराबर यहां कितना आ जाएगा, डी विलियन बटा नीचे क्या आ जाएगा, DH2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 ग्राम पर ml। तो यहां से जो विलियन का घनत्व आ जाएगा मेरे पास, विलियन का घनत्व वो कितना आ जाएगा, Sg इंटू कितना आ जाएगा, ग्राम पर ml। अब जरा मुझे एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से। यदि आपको किसी विलियन का विशिष्ट गुरुत्व दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, विशिष्ट गुरुत्व, जिसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और Sg को अगर आप ग्राम प्रति ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में उस विलियन का घनत्व आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि यदि आपको विशिष्ट गुरुत्व दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, विशिष्ट गुरुत्व दे दिया जाए, और उसको अगर मैं ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विलियन का घनत्व आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बात और, जैसे इसके बारे में देखिए, ऊपर लिखा हुआ है गैस का घनत्व, नीचे लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस का घनत्व, यहाँ लिखा हुआ है विलियन का घनत्व, यहाँ लिखा है जल का घनत्व। तो पॉइंट क्या है कि RAN यानी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, कॉमा वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व, कॉमा स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व, इनकी तीनों की कोई भी इकाई नहीं होती। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं
कि RAM सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, कॉमा वाष्प घनत्व, कॉमा विशिष्ट गुरुत्व, इन तीनों की कोई भी इकाई नहीं होती, तीनों के तीनों क्या होता है, यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने क्या सीखा था अभी, ध्यान करिए कि यदि आपको किसी विलयन का घनत्व निकालना है, क्या करना है, किसी विलयन का घनत्व निकालना है, तो जो भी विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है उसके आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम पर ml से, तो विलयन का घनत्व आ जाएगा। ठीक है, अब विशिष्ट गुरुत्व कितना दे रखा है, 1.3, और मल्टीप्लाई पे कितना आ जाएगा, ग्राम पर ml। ठीक है, ये मेरे पास आ गया विलयन का घनत्व। बात समझ में आ रही है कि यदि किसी विलयन का घनत्व अगर आपको निकालना है तो जो भी विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है उसमें ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, विलयन का घनत्व आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन। तो एक सवाल दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, सुनिए ध्यान से। सवाल क्या है कि 40% शुद्ध 50 ml H2SO4, आपके पास में H2SO4 का 50 ml दे रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली है कि वो 40% ही शुद्ध है और उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना दे रखा है, 1.3 हो, तो हाइड्रोजन गैस का STB पर आयतन क्या होगा यदि जिंक की अभिक्रिया किससे करवाई जा रही है, H2SO4 से कराई जा रही है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, अभिक्रिया बनाना। तो जिंक की अभिक्रिया किसके साथ बनाई जा रही है, H2SO4 के साथ, और आपको तो पता है कि यहां से क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। ये तो बन गई रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। अब सुनिए, आपसे बोला है 50 ml H2SO4 है, तो H2SO4 का जो आयतन है आपको वो कितना दे रखा है, 50 ml। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 50 ml आयतन तो है, लेकिन कितना परसेंट शुद्ध है, 40%। तो हमें 50 ml से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 50 ml के 40% से मतलब है। तो एक्चुअली में H2SO4 का जो आयतन है वो कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 40%, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो H2SO4 का जो आयतन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 ml। तो एक्चुअली में जो आयतन है वो 20 ml है H2SO4 का। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसका विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है। तो हमने क्या सीखा था कि यदि आपको किसी विलयन का घनत्व निकालना है, जैसे मुझे H2SO4 के विलयन का घनत्व निकालना है, तो क्या बताया था कि जो भी विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है उसके आगे क्या इकाई लगा देंगे, ग्राम पर ml। ठीक है, तो जो विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.3 दे रखा है, क्यों, और आगे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं ग्राम पर ml, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा H2SO4 के विलयन का घनत्व आ जाएगा। अब देखिए गौर करिए, आपके पास में घनत्व आ गया, आपके पास में आयतन आ गया, तो हम क्या जानते हैं, अगर आपको पता हो कि घनत्व बराबर जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। सही है, तो यहां से जो H2SO4 का द्रव्यमान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा H2SO4 का घनत्व मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, H2SO4 का आयतन। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हमने क्या किया, H2SO4 की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी हो जाएगी, DH2SO4 मल्टीप्लाई बाय VH2SO4। तो यहां से H2SO4 की जो मात्रा आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, देखिए H2SO4 का घनत्व कितना निकाला अपन ने, 1.3 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय H2SO4 का आयतन कितना है हमारे पास, 20 ml, है ना। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से H2SO4 की जो मात्रा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.3 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 ग्राम। ये तो आ गया मेरे पास H2SO4 की मात्रा। अब आपको पता है कि यदि किसी यौगिक की या किसी विलयन की आपने अगर मात्रा निकाल ली तो उसे मोल आ जाएंगे। तो मोल कितने आएंगे बताइए, तो मोल ऑफ H2SO4 बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा H2SO4 की बटा नीचे क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान H2SO4 का। तो ग्राम में मात्रा H2SO4 की कितनी देखिए, 26 बटा, आपको पता है कि H2SO4 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 98। ये तो आ गया H2SO4 के मोल आ गए। लेकिन हमें H2SO4 के मोल से कोई मतलब नहीं है, हमसे जो सवाल पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन गैस का STP पर आयतन क्या होगा। तो हमने रिएक्शन लिखी हुई है। अब आप देखिए कि जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जा रही है, तो क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हमसे हाइड्रोजन गैस का आयतन पूछा जा रहा है, वो भी कहां पर, STP पर। तो STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको एक पॉइंट सिखा रखा है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने सिखा रखा है आपको मोल गणना। क्या सिखा रखा है, मोल गणना। ठीक है, क्या लगाएंगे, मोल ऑफ H2SO4 बटा इसका गुणांक 1 बराबर मोल ऑफ H2 बटा इसका गुणांक 1। तो बताइए यहां से हाइड्रोजन के मोल कितने आ जाएंगे, तो जो हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 26 बटा 98 मोल। ये आ गए हाइड्रोजन के मोल। बात समझ में आ रही है।
लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, आयतन पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एसटीपी पर मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 बराबर क्या आ जाएगा, VH2 बटा नीचे कितना आ जाएगा 22.4। तो यहाँ से VH2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, NH2 मल्टीप्लाई में कितना 22.4। क्यों, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का जो आयतन आएगा VH2 बराबर, बताइए मोल कितना निकाला, 26 बटा कितना निकाला अपन ने 98 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, ये आएगा लीटर के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो जब अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हाइड्रोजन गैस का जो आयतन आ जाएगा वो लगभग कितना आ जाएगा 5.9 कितना आ जाएगा लीटर, लगभग इतना आयतन का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से विशिष्ट गुरुत्व के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आज का लेक्चर आप समझ में आया होगा। ठीक है, कल की क्लास में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।